सबसे पहले क्वेश्चन के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग है। ठीक है, जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग है। तो आप हमें ये बताइए कि जैसे ही बात कर दिया जीवाणु कोशिका, यानी किसके बारे में बात कर रहा है, बैक्टीरिया के बारे में। और हम बता रखे हैं कि बैक्टीरिया, यदि आप जानते होंगे कि बैक्टीरिया जितने भी होते हैं वो किस टाइप का सेल होता है, वो किस टाइप का सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है। किस प्रकार का सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है। और आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल एक प्रिमिटिव टाइप का सेल है, इसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है, प्लस कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड झिल्ली युक्त संरचना एक भी नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, तो खास बात है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। तो समझ रहे, तो ये बैक्टीरिया का खास बात है। तो बैक्टीरिया में क्या क्या नहीं होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि अब हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भैया डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ऐसा करके कुछ स्ट्रक्चर होता है, बाहरी झिल्ली है, फिर आंतरिक झिल्ली है, फिर उसके अंदर इस तरीके से इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टे होता है ना, इसको हम लोग क्रिस्टे कहते हैं। तो ये तो बहुत डेवलप ऑर्गन है। तो ये किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो राइबोसोम एक ऐसा चीज है जो कि सब में ये मेम्ब्रेन, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, याद रखिएगा, मेम्ब्रेन प्रेजेंट, इसमें कोई भी झिल्ली प्रेजेंट नहीं होता। ये ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, छोटा छोटा दाना लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि राइबोसोम सब में पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो या यूकैरियोटिक कोशिका हो। ठीक है, तो राइबोसोम पाया जाएगा। जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला क्या है, राइबोसोम। फिर हम लोग बात करें गोल्जी का है, तो गोल्जी का भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, मतलब एकल झिल्ली युक्त संरचना है। अंतःप्रद्रवी जालिका भी एकल झिल्ली युक्त संरचना है, ऐसे में यानी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम। तो याद रखिएगा कि राइबोसोम ही एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि सब में पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो या प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। क्लियर। लेकिन खास बात क्या है कि जो राइबोसोम होता है ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है 70S टाइप का, दूसरा होता है 80S टाइप का। जो 70S टाइप का होता है राइबोसोम, वो किस में पाया जाता है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्लस जो 80S टाइप का जो राइबोसोम पाया जाता है वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, 70S जो राइबोसोम है इसका सब यूनिट है वो क्या क्या है, तो 50+30, क्या क्या, 50+30। और 80S का क्या क्या है, 60+40S होता है। ठीक है, 60S+40S होता है इसका सब यूनिट। इस तरीके से आप चीज याद रखेंगे कि जीवाणु कोशिका में, जीवाणु कोशिका अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है। तो वहीं से आपका छट गया कि और कोई नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, राइबोसोम होगा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा सेल डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेल डिवीजन से रिलेटेड है कि कोशिका चक्र के संबंध में कौन सी प्रवस्थाओं का क्रम सही है। तो देखिए कोशिका चक्र के संबंध में कौन सी प्रवस्था, सबसे पहली बात हम लोग कहते हैं कि कोशिका चक्र होता क्या है, सेल साइकिल क्या होता है। वो बच्चे उनके लिए बहुत आसान होगा जो हमारे साथ पेड क्लासेस में पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर हमने पेड क्लासेस में जो ऐप पर हम लोग डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बैच 2023 का लॉन्च किए हुए हैं, उसमें हमने पूरे साइटोलॉजी को 7 लेक्चर में पढ़ाया है। 4 लेक्चर में वो शुरुआती सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर, और 3 लेक्चर में सेल डिवीजन वाला चैप्टर, समझ रहे हैं। तो वहां पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ऐप पर भी पढ़ सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि सेल साइकिल जो होता है, सबसे पहले सेल जो कोशिका चक्र है वो है क्या, सेल साइकिल क्या होता है। तो देखिए जो कोई भी सेल होता है डिवाइड करता है, तो उस डिवीजन के लिए एक प्रोसेस होता है। तो एक डिवीजन के लिए जो कंप्लीट प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग जिस अंतराल में प्रोसेस होता है, जिस वे में प्रोसेस होता है एक डिवीजन के लिए, उस वे को हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है, एक सेल साइकिल मतलब एक बार सेल डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो एक बार सेल डिवाइड कर रहा है तो उसका क्रम चलता है, प्रोसेस में कोई भी चीज चलता है सीक्वेंस में चलता है, तो वो सीक्वेंस है। तो वो जो सीक्वेंस होता है, देखिए जो सेल डिवीजन होता है वो 2 फेज में बांटा जाता है। सबसे पहली बात तो इंटरफेज और एम फेज। क्या, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिपरेटरी फेज, तैयारी वाला फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, तैयारी वाला फेज। सेल डिवीजन के लिए तैयारी होता है वो इंटरफेज में होता है, और एम फेज जो होता है वो एक्चुअल में सेल डिवीजन फेज होता है, यहाँ पे एक्चुअली सेल डिवाइड करता है। ठीक है, अब जो प्रिपरेशन वाला फेज है यानी तैयारी वाला फेज है, उसको 3 पार्ट्स में बांटते हैं। क्या क्या, जीवन फेज,
एस फेज, फिर उसके बाद G2 फेज, उसके बाद फिर आता है क्या, M फेज। इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस क्या क्या हो जाएगा बताइए। सबसे पहले इंटरफेज, देखिए अगर जनरली बोले तो इंटरफेज के बाद M फेज, लेकिन अब इंटरफेज को 3 पार्ट्स में बांटे हुए, वो क्या क्या है तो आपको इस तरीके से याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे दिख रहा, यहाँ पे हो सके तो मेरा फोटो आ रहा है तो नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या हो जाएगा, G1 फेज, उसके बाद क्या हो जाएगा एस फेज, उसके बाद क्या हो जाएगा G2 फेज, उसके बाद क्या हो जाएगा M फेज। M फेज का 4 पार्ट्स है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग फिर फर्दर बोलेगा तरीका से सजाने के लिए, तो इस तरीके से हम लोग सजा देंगे। पहले प्रोफेज होगा, उसके बाद मेटाफेज होगा, उसके बाद एनाफेज होगा, उसके बाद टीलोफेज होगा। और एक क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि एस फेज में क्या होता है। एस फेज में पूछा जाता है तो डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो किस में होता है, डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो किस में होता है, एस फेज में होता है, ठीक है। तो कोशिका चक्र से संबंध कौन सा प्रावस्था का क्रम सही है, तो ये वाला क्रम मिलाइए, देखिए कौन सा ऑप्शन में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी है G1 S G2 तथा M फेज, है ना। तो ये सीक्वेंस आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर, देखिए बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। और भी डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप थ्योरेटिकल लेक्चर को देख लीजिए एक बार। कोशिका चक्र की एस प्रावस्था के दौरान होने वाली प्रक्रिया है, तो अभी हमने बताया था ना एस प्रावस्था में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन को हम लोग डीएनए संश्लेषण भी कह सकते हैं, क्यों रेप्लिकेशन हो रहा है। रेप्लिकेशन मतलब है कि यदि एक डीएनए मॉलिक्यूल है उसी से एक और डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएगा और एक उसका 2 कॉपी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2 कॉपी बन जाएगा। तो संश्लेषित ही तो हो रहा है, एक नया डीएनए संश्लेषण हो रहा है ना। तो यही बात हुआ कि डीएनए संश्लेषण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन में तर्कु का निर्माण होता है। तो तर्कु, यहाँ पे तर्क नहीं होगा, तर्कु होगा। देखिए तर्कु क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये सेल डिवीजन अभी हमने पढ़ा था ना कि सबसे पहले क्या होता है, G1 होता है, उसके बाद क्या होता है सेल डिवीजन के लिए प्रोसेस, फिर S फेज होता है, उसके बाद G2 फेज होता है, उसके बाद M फेज होता है। तो M फेज को कितने पार्ट्स में बांटते हैं, फर्दर फिर कितने पार्ट्स में, देखिए प्रोफेज पहला होता है, फिर दूसरा होता है मेटाफेज, उसके बाद होता है एनाफेज, उसके बाद होता है टीलोफेज, उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। तो ये हुआ 5 फेज में बांटते हैं। PM एट साइटोकाइनेसिस इसका ट्रिक है, तो ऐसे याद रखिए PM एट साइटोकाइनेसिस, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख लेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो प्रोफेज में एक्चुअली में होता क्या, मैं जनरली बता देता हूं। देखिए प्रोफेज में जो होता है, जो जितने भी केंद्रक कला होते हैं वो गायब होने लग जाते हैं, और जो सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, वो गायब होने लगता है और तर्कु का निर्माण शुरू होता है। क्या होता है, तर्कु का निर्माण क्या होता है, शुरू होता है, ठीक। फिर हम लोग बात करते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, जितने भी पूरा तर्कु का निर्माण संपन्न हो जाता है, जो पूरे कंप्लीटली तर्कु इसी को कहते हैं। देखिए ये स्पिंडल फाइबर इंग्लिश में कहते हैं, ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको स्पिंडल फाइबर है, ठीक है। वो हो जाता है पूरा कंप्लीट निर्माण, और जितने भी गुणसूत्र होते हैं वो इक्वेटर पे मध्य रेखा में स्थित होकर के मेटाफेजिक प्लेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेटाफेजिक प्लेट बनाते हैं, यानी मध्य रेखा में आ जाते हैं। फिर एनाफेज में क्या होता है कि वो भी सिस्टर क्रोमेटिड जो भी होते हैं वो विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगते हैं। देखिए एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगते हैं। फिर टीलोफेज में प्रोफेज का जस्ट उल्टा होता है कि जितने भी यहाँ पे इधर भी चला गया था, इधर भी एक जगह इकट्ठा हो जाता है। देखिए एक जगह सारा इकट्ठा हो गया, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुआ था वो वापस आने लगता है, और फिर से वापस आने लगता है। तो इस तरीके से 2 सेल बन गया ना, 2 न्यूक्लियस बन गया। तो टीलोफेज में 2 केंद्रक का निर्माण होता है। क्लियर, उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाता है, यानी सेल डिवाइड करके नया 2 सेल बना लेता है। क्लियर, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, समसूत्री विभाजन में तर्कु का निर्माण होता है। तर्कु का निर्माण कंप्लीट, यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये आएगा तर्कु का निर्माण प्रारंभ कहाँ होता है, तो आप आंसर क्या करेंगे, प्रोफेज करेंगे। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि निर्माण होता कहाँ है, तो एक्चुअली में होता है मेटाफेज में जाकर कंप्लीट, ठीक है। तो मेटाफेज को हिंदी में मध्यावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्यावस्था कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मध्यावस्था में होता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अतिरिक्त केंद्रीय डीएनए पाया जाता है। अतिरिक्त केंद्रीय डीएनए क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखिए बात करते हैं। जैसे ये कोशिका है, तो कोशिका के अंदर बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है ना। केंद्रक को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, जो कि पूरे सेल को कंट्रोल करता है। कोशिका की जितनी भी प्रक्रियाएं होती है उसको जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, केंद्रक करता है, न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोजोम होता है, और क्रोमोजोम के अंदर ही देखिए ये क्रोमोजोम बना देता हूं मैं, ये क्रोमोजोम है, और क्रोमोजोम बना किससे हुआ है, डीएनए और
आरएनए से। किससे? डीएनए और आरएनए से। समझ रहे हैं ना, डीएनए और आरएनए से। तो वही बोल रहा है कि अतिरिक्त केंद्रक या डीएनए, केंद्रक के अंदर तो डीएनए होता ही है, लेकिन केंद्रक के अलावा डीएनए आरएनए कहाँ होता है? खुले फॉर्म में। यहाँ पे तो गुणसूत्र के फॉर्म में सिर्फ डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? इस तरीके से एकदम इंडिपेंडेंट डीएनए, जो कि कोई अलग कोशिकांग में होता होगा। तो कोशिका के अंदर और भी कोशिकांग होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाया जाता है। फिर एक है हरित लवक। क्या? हरित लवक यानी प्लास्टिड, उसके अंदर भी डीएनए पाया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हरित लवक में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ए तथा बी दोनों। क्लियर? अतिरिक्त केंद्रीय डीएनए किसमें किसमें पाया जाता है? हरित लवक में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका प्रक्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? कोशिका की जितनी भी प्रक्रियाएं होती है वो नियंत्रित किसके द्वारा होगा? आपका शरीर किसके द्वारा नियंत्रित होता है? आपके ब्रेन के द्वारा। तो कोशिका का भी नियंत्रण किसके द्वारा होगा? कोशिका के ब्रेन के द्वारा। और कोशिका का ब्रेन किसको कहते हैं? हमने बता रखा है, केंद्रक को कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा केंद्रक। याद रखिएगा, केंद्रिका से कंफ्यूज नहीं होना है। केंद्रक के अंदर जो पाया जाने वाला स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हम लोग केंद्रिका कहते हैं। क्लियर? तो ये न्यूक्लियोलस है, इसका नहीं। ये न्यूक्लियोलस केंद्रिका क्या काम करता है? राइबोसोम का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्या करता है? राइबोसोम का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। राइबोसोम का जो प्रोडक्शन उत्पादन करता है वो कौन करता है? न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका करती है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? एनर्जी प्रोडक्शन, ऊर्जा का उत्पादन कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, सेल का ऊर्जा गृह। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजोम मिलता है। ऑक्सीजोन कहाँ मिलते हैं? तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्ट्रक्चर्स देखते हैं। जैसे देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, बड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया। ये आउटर मेम्ब्रेन हुआ, ये क्या हुआ? आउटर मेम्ब्रेन हुआ। इनर मेम्ब्रेन इसका फोल्डेबल होता है। इनर मेम्ब्रेन क्या होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से फोल्डेबल होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन को इसका हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टे कहते हैं। क्या कहते हैं? CREASTAE, क्रिस्टे नाम देते हैं। इन फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, इसी में इनर मेम्ब्रेन में ही ना, मैं अलग कलर का चेंज कर लेता हूँ, पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। इनर मेम्ब्रेन में एफ नोड और F1 पार्टिकल पाया जाता है। इस तरीके से एफ नोड और F1 पार्टिकल पाया जाता है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीजोम कहते हैं। ऑक्सीजोम कहते हैं। और इसी को हम लोग एफ नोड या फिर F1 पार्टिकल कहते हैं। और यहीं पे एटीपी का प्रोडक्शन होता है। एटीपी प्रोडक्शन जो कहां होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट ऑक्सीजोम के पास। ठीक है, ऑक्सीजोम के पास होता है। तो यहां पे एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो वही ऑक्सीजोम कहां मिलेगा? कोशिका कला में नहीं, कोशिका द्रव्य में नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। कहां मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। ऑक्सीजोम कहां मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्रिस्टे किससे संबंधित है? अभी हम लोग तुरंत से बात की, क्रिस्टे किससे संबंधित है? तो क्रिस्टे कहते किसको हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है, जो इनर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसा बना होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये फोल्डेबल स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टे कहते हैं, है ना। उस क्रिस्टे का में होता क्या? एटीपी प्रोडक्शन होता है। तो किससे रिलेटेड है? प्रकाश संश्लेषण से नहीं, प्रोटीन संश्लेषण से नहीं, तो किससे? एटीपी संश्लेषण से ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एटीपी संश्लेषण से रिलेटेड है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है, किसका कथन है? तो कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है, ये किसका कथन है? तो ये हमारे महान वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चो, पूरा नाम था रुडोल्फ विर्चो। क्या? रुडोल्फ विर्चो का कहना था कि ऑल सेल्स आर, क्या था? ऑल सेल्स आर अराइजेज फ्रॉम क्या? अराइजेज फ्रॉम, ये एनसीईआरटी की लाइन है, अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या हो जाएगा? प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल होते हैं वो नए सेल, एक सेल से ही बना होता है। कोई भी नया सेल जो होता है वो किसी एक सेल से ही बना होता है। ये महान वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चो का कहना था। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो का कहना था। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या? हाँ, एक साइंटिस्ट का नाम यहाँ ऑप्शन में दिख रहा है, इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जान लीजिए। ये जो रॉबर्ट ब्राउन थे, वो क्या चीज़ का खोज किए थे? न्यूक्लियस का। केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। क्लियर? चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन में केंद्रक कला गायब हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक कला गायब कब हो जाता है? तो हमने बता रखा है कि जो केंद्रक कला गायब होता है वो शुरुआती वाले, याद है? एम फेज। सबसे पहले मैं सेल डिवीजन का सेल साइकिल एक बार बताइए। सबसे पहले होता था G1, उसके बाद S, उसके बाद G2, उसके बाद एम फेज में क्या होता था? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, उसके बाद टीलोफेज, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। तो जो शुरुआती प्रोफेज था, इसी में नाम बताए थे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए मैं डायग्राम ऐड किया हूँ, नहीं डायग्राम ऐड नहीं किया हूँ। तो केंद्रक
केंद्रक कला गायब होने लगती है। देखिए मैं दिखा देता हूँ पीछे जाकर, हाँ देखिए यहाँ पे केंद्रक कला वगैरह गायब होने लगती है ना, तो केंद्रक कला जो गायब होने लगती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वो किस में होता है, प्रोफेज में ही होता है ना। तो प्रोफेज को पूर्वावस्था कहते हैं हिंदी में। तो वही बात हो रही है यहाँ पे, समसूत्री विभाजन में जो केंद्रक कला गायब हो जाती है वो कहाँ होती है, पूर्वावस्था में। पूर्वावस्था बोले यानी अर्ली प्रोफेज में, मतलब प्रोफेज के शुरुआती में ही ये चीज हो जाता है, ठीक है, केंद्रक कला गायब हो जाती है, ठीक है। चलिए इस तरीके से आपका क्वेश्चन का टेस्ट हो गया। मैंने 10 क्वेश्चन कराए, 10 क्वेश्चन के साथ साथ आपको कुछ एक्सप्लेनेशंस भी किए, जो कि आपको चीजें याद, अगर आप पहले से पढ़े होंगे तो रिवाइज हुआ होगा, नहीं पढ़े होंगे तो कुछ चीजें सीखे होंगे। यदि आप इसी तरीके से बेहतर तरीके से पूरे साइटोलॉजी का पूरा सिलेबस हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, सारे सब्जेक्ट्स का इसी तरीके से बेहतर वीडियो के माध्यम से, तो आप हमारे साथ हमारे कोर्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। देखिए हम लोगों ने डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी करने के लिए एक बैच लॉन्च किया है, जिसमें कि हम लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी फिलहाल आपको यहाँ पे बायोलॉजी के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होगा, फिर प्लस देखिए हर सब्जेक्ट का यहाँ होगा, फिजिक्स का भी होगा, केमिस्ट्री का भी होगा, मैथ का भी होगा। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ बायोलॉजी का चल रहा है। 1 वीक के बाद जैसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह आता है तो कोर्स का प्राइस भी हो सके बढ़ जाए, इसलिए जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर होता है थ्योरेटिकल तो होता ही है, प्लस आपको उसका एमसीक्यू का पहले प्रोवाइड करते हैं, फिर आप लोग खुद से बनाइए। हर एक एमसीक्यू का वीडियो लेक्चर आपको अवेलेबल कराते हैं ताकि कोई डाउट मन में न रह जाए, ठीक है। कंप्लीट हम लोग पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। प्लस संडे हम लोग लाइव क्लास करते हैं और लाइव में हर एक बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे खुद क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, ताकि उनका जबरदस्ती पढ़वाना होता है ना, ताकि उन पे एक प्रेशर जनरेट हो कि नहीं संडे को टेस्ट है तो संडे टेस्ट भी होता है, ठीक है। जितना भी सिलेबस हो चुका है पढ़ाई, आपको ई बुक, पीडीएफ नोट्स चारों सब्जेक्ट से प्रोवाइड करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। प्लस आपको टॉपिक वाइज टेस्ट जितना भी चैप्टर हो गया उसका सीबीटी टाइप टेस्ट जैसे कि आपका एग्जाम में होगा, मॉडल पेपर प्रैक्टिस भी करवाते हैं, प्लस प्रीवियस पेपर का प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, प्लस प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। मेन तो यही खेल होता है, किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है, स्ट्रेटजी क्या है, वो तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो मतलब बेहतर तरीके से यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप मोबाइल में जाइए, मोबाइल में प्ले स्टोर में जाइए और वहां सर्च कीजिए उदित फार्मेसी। उदित फार्मेसी सर्च करने के बाद हमारा जो ऐप है इस प्रकार से कुछ लोगो है, वहां इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देना है, नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद स्टोर वाले सेक्शन में जाइए और वहां पे एक कोर्स दिख जाएगा, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बाय उदित फार्मेसी, ठीक है। इस कोर्स में आप आ जाइए। अभी फिलहाल कोर्सेज का प्राइस है 1000, लेकिन 50% ऑफ करके आपको 499 रुपीज में मिल रहा है। कुछ दिन में इस कोर्स का प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप जल्दी से जल्दी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और आज कुछ फ्री डेमो लेक्चर्स भी देखना चाहते हैं तो वहां पे वो भी अवेलेबल है, जैसे साइटोलॉजी का लेक्चर अवेलेबल है, डाइजेस्टिव सिस्टम का लेक्चर अवेलेबल है, तो आप जाकर के एक बार देख सकते हैं ऐप को, ठीक है। और उदित एकेडमी का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी न्यूज़ नोटिफिकेशन होता है आपका एग्जाम से रिगार्डिंग, वो मैं यूट्यूब चैनल पर उदित एकेडमी पे देता हूँ। उदित एकेडमी का टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।